हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। यानी आज हम क्या देखेंगे कि कैसे हमने जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब हमने बना लिया था, फिर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने क्या किया, जो होस्ट था उसके अंदर इंसर्ट किया। जब होस्ट के अंदर इंसर्ट किया तो हमने क्या करा, उसकी मल्टीप्लिकेशन कॉपीज़ बन गई काफ़ी सारी। ठीक है, अब हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद ये है कि हम क्या चाहते हैं, हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाए। तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है इसके अंदर वो क्या होता है? प्रोटीन होगा। प्रोटीन कैसे बनेगा? जब जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो जब एक्सप्रेस होगा तब जाके एमआरएनए के बाद क्या, ट्रांसलेशन से हमें प्रोटीन मिल जाएगा। तो मेन चीज़ हमें क्या चाहिए? हमें प्रोटीन चाहिए। तो अब उस प्रोडक्ट को हम क्या चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हम उसको बनाएं, ठीक है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसका फ़ायदा ले सके। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, when you insert a piece of alien DNA into a cloning vector and transfer it into a bacterial, plant और animal cell। जब हमने क्या किया, एक फॉरेन डीएनए को वेक्टर में डाला तो हमें क्या मिल गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया। अब हम उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसके अंदर? होस्ट के अंदर। बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है। तो क्या होगा? द एलियन डीएनए गेट्स मल्टीप्लाइड, कॉपीज़ बन गई उसकी। अब यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं, इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज़, जितनी भी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज़ होती है, इसमें मेन एम हमारा क्या है कि हमें हमारा डिज़ायरेबल प्रोटीन जो है वो मिल जाए, डिज़ायर्ड प्रोटीन मिल जाए। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो काम करे, वो एक्सप्रेस करे, तभी जाके हमें जो है वो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन जो है वो मिल पाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, आफ्टर हैविंग क्लोन्ड द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड हैविंग ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन। अब देखो, क्लोनिंग तो हमने कर ली जीन ऑफ इंटरेस्ट की, फिर उसके बाद ऐसी कंडीशंस भी बना ली जिससे हमें क्या मिल जाए, हमारा टारगेट प्रोटीन मिल जाए। अब हम चाहेंगे कि वो प्रोटीन जो है वो हम उसको क्या करेंगे, लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेटेरोलोगस रोल इट इज़ कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। जैसे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है कि किसी और के अंदर हम किसी और का डीएनए डाल रहे हैं, उसको हमने बोला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ऐसे ही किसी और के अंदर हम किसी और का प्रोटीन डालेंगे तो हम क्या कहेंगे उसको? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो यहाँ पर यही बोला, इफ़ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोलोगस होस्ट, यानी एक होस्ट है उसके अंदर हमने बाहर से किसी और का प्रोटीन डाल दिया तो हमने उसको क्या बोला? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोला उस प्रोटीन को। अब क्या बोल रहे हैं, द सेल्स हार्बरिंग क्लोन्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट में बी ग्रोन ऑन अ स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस चीज़ को पहले लेबोरेटरी में चेक करते हैं कि जो भी हम अपना डिज़ायर्ड प्रोटीन जो है, हमारे प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो पहले स्मॉल स्केल पे चेक करेंगे कि कहीं कुछ उसमें गड़बड़ तो नहीं, एकदम सही बना है कि नहीं। जब हमने उसको पूरा चेक कर लिया कि हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। द कल्चर में बी यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिज़ायर्ड प्रोटीन, और फिर उसके बाद उसको प्यूरीफाई करते हैं डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक से, और फिर जाके हम क्या करते हैं, उसको लार्ज स्केल पे बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द सेल्स कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड इन अ कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम। देखो, कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम में भी सेल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे एक कंटेनर है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से फ्रेश मीडियम को डाल रहे हैं, नीचे से जो यूज मीडियम है हम उसको निकालते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेल्स की मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो सेल्स होते हैं उसको हम एक्टिव स्टेट में ही रखते हैं। एक्टिव स्टेट में क्या हुआ, उसकी जो एक्टिव स्टेट होगी वो कौन सी होगी? एक्सपोनेंशियल फेज, जिसको हम ग्रोथ फेज बोलेंगे, उस फेज में जो है वो हम इन सेल्स को मेंटेन रखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम में यूज्ड मीडियम इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम वन साइड, एक साइड से जो यूज मीडियम होगा उसको हम निकालेंगे और फ्रेश मीडियम को हम ऊपर से ऐड करते जाएंगे, और सेल्स इस तरह से क्या होंगे, अपने एक्टिव स्टेज में, यानी जो लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज है उसमें मेंटेन रहेंगे। इस तरह का जो कल्चरिंग सिस्टम होता है ये क्या करता है, लार्जर बायोमास प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है, हमें जो प्रोटीन है उसकी यील्ड जो होती है वो ज़्यादा होती है। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स कैन नॉट यील्ड अप्रिशिएबल क्वांटिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो, जो स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स होते हैं उसमें हमें उतनी ज़्यादा जो प्रोडक्ट क्वांटिटी चाहिए जितनी, वो हमें उसकी नहीं मिलती। आगे क्या बोल रहे हैं, टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी। अगर हम अपना प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें बायोरिएक्टर्स लेने पड़ेंगे, जहाँ पे क्या होगा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर को प्रोसेस किया जाता है। तो बायोरिएक्टर क्या है, एक ऐसा वेसल, बायोरिएक्टर्स कैन बी थॉट ऑफ एज वेसल, एक कंटेनर, एक डब्बे जैसा है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट। यानी हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक प्रोडक्ट जो है रॉ मटेरियल लेंगे और फिर हमें अपना स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा, जैसे एंजाइम्स वगैरह।
इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल्स का यूज़ करते हैं। अब इस बायोरिएक्टर में क्या होता है ना, सारी जितनी भी कंडीशंस हमें इस प्रोडक्ट के लिए चाहिए वो सारी कंडीशन हमें इकट्ठे मिल जाती है। जैसे हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, सारी चीज़ें हमें इस बायोरिएक्टर्स में मिल जाती है, जिससे हमें हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट मिल जाता है। जो मोस्टली हम बायोरिएक्टर्स यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं, स्टिरिंग टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर हम 2 बायोरिएक्टर्स के बारे में बात करेंगे। देखो जो स्टर टैंक बायोरिएक्टर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं सिलेंड्रिकल और इनका बेस होता है कर्व्ड, जिससे क्या होती है, मिक्सिंग जो है वो आसानी से हो सकती है। जैसे यहाँ पर हम 2 तरह के बायोरिएक्टर्स देख रहे हैं, एक देख रहे हैं सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर, दूसरा हम देख रहे हैं स्पार्स स्टर टैंक बायोरिएक्टर। जो सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर है ये कैसा है, सिलेंड्रिकल है और इसका बेस कैसा है, कर्व्ड है, इससे मिक्सिंग आसानी से हो सकेगी। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, टाइमर देख रहे हैं, मोटर देख रहे हैं, इससे पूरा एक एजिटेटर सिस्टम कनेक्ट है जिसमें अलग अलग तरीके के ब्लेड्स हैं। यानी यहाँ पर जो एक ब्लेड है वो किसका है, फोम ब्रेकर का, यानी जो झाग आएगा उसको हटाने का जो ब्लेड है वो भी लगा है। नीचे हम देख रहे हैं कि जैसे हमने न्यूट्रिएंट मीडिया डाला है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होगी, उसके लिए भी जो है वो ब्लेड्स लगे हुए हैं। ठीक है, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर, ये क्या करेंगे, बहुत ही फास्ट मिक्सिंग करेंगे। जब ये मिक्सिंग करेंगे फास्ट, तब क्या होगा, झाग आएगा और झाग को कौन हटाएगा, फोम ब्रेकर। और क्या, बहुत तरीके के पोर्ट्स हैं, जैसे यहाँ पर पीएच कंट्रोल का पोर्ट है, स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन के लिए, यानी कोई भी कंटामिनेशन ना हो इसके लिए भी पोर्ट लगा है, और स्टराइल एयर का जो है वो भी पोर्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरा है स्पार्स स्टर टैंक, इसमें क्या है, यहाँ पर स्पार्जर लगा है। ये स्पार्जर क्या करता है, बहुत ही हाई प्रेशर से एयर जो है वो डालता है, और यहाँ पे कुछ एक अनइवन सी लेयर भी हम देख रहे हैं। ये जो अनइवन सी लेयर है ये क्या कर रही है, सरफेस एरिया को बढ़ा रही है, जिससे ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र आसानी से हो सके। प्लस बबल्स है, ये बबल्स क्या करेंगे, ये भी पूरे में ऑक्सीजन को जो है वो सप्लाई करेंगे, यानी इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एरिया। तो ये हो जाएगा स्पार्स स्टर टैंक और ये हो जाएगा सिंपल स्टर टैंक। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, स्टरर, यानी जो ये हमारा पूरा जो ब्लेड्स हैं ये अलग अलग तरीके के, ये जो स्टरर होगा ये क्या करेगा, इवनली मिक्सिंग करवाएगा और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है वो बायोरिएक्टर में करवाएगा। जैसे ये स्टराइल एयर के थ्रू ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होगी। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल थ्रू द रिएक्टर, एयर को बबल भी किया जा सकता है रिएक्टर में। जो बायोरिएक्टर है इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक एजिटेटर सिस्टम, ये देख रहे हैं फोम ब्रेकर, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर, ये पूरा क्या एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम स्टराइल एयर का, एक फोम कंट्रोल सिस्टम है जो फोम ब्रेकर हम देख रहे हैं, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम और सैम्पलिंग पोर्ट्स हैं। ये सैम्पलिंग पोर्ट्स क्या करते हैं, हम इनसे बीच बीच में थोड़ा सा जो कल्चर है वो निकाल के चेक करते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इस तरह से जो है वो ये पूरा ये बायोरिएक्टर के अंदर सारी अलग अलग चीज़ें जो है वो लगी होती है। अब इस बायोरिएक्टर से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं। अब देखो जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है, उस डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट जो है वो बायोरिएक्टर में बन के तैयार हो गया, अब उस प्रोडक्ट को हम डायरेक्ट मार्केट में नहीं भेजेंगे, उससे पहले हम बहुत सारे प्रोसेसेस से उसको निकालेंगे, वही क्या कहलाएगा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो प्रोडक्ट हैज़ टू बी सब्जेक्टेड टू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट इज़ रेडी फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, यानी हम इसमें कुछ भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो जो हैं वो हटाएंगे, सेपरेट करेंगे और उसको प्यूरिफाई करेंगे अपने प्रोडक्ट को। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। नाउ प्रोडक्ट के अंदर हम कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी डालेंगे जिससे वो ख़राब ना हो, और अगर ड्रग्स वगैरह है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगी, किस तरह का प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर ये इसकी प्रोसेसिंग और टेस्टिंग होएगी। तो ये जो था डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और बायोरिएक्टर था, इसके साथ पे ये वाला चैप्टर जो है वो ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे।